नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और माशी मसाइल और उनके हल के ऊपर फ़ौरन बातचीत शुरू कर देंगे क्योंकि सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन करनी है। पाकिस्तान के माशी मसाइल के ऊपर वक्तन फ़वक्तन हाईलाइट करता रहता हूँ। सोल्यूशन बेस्ड क्योंकि प्रोग्राम करना है तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स बार बार आपको नहीं बताऊँगा, पहले सोल्यूशन बताता हूँ फिर आपकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और प्रॉब्लम बताऊँगा। कैसा अजीब सा रुख रखेंगे इसका। सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक हल है, सिर्फ एक हल, और वो हल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ मोर देन 150 बिलियन US डॉलर्स। स्ट्रेट एंड सिंपल क्या है पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल, यानी कि सोल्यूशन जो है वो इस चीज़ के अंदर है कि 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए इन एनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं, यानी स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट या ऐसी जगह के ऊपर पैसे आना जहां से ले जाना बहुत आसान हो, वहां नहीं, बल्कि हकीकी असासों के अंदर सरमाया लगवाना। इसके लिए अब पाकिस्तान को वर्किंग करनी पड़ेगी। देखो ये बात बड़ी अजीब सी है लेकिन ये एक फैक्ट बात है। अभी दोनों बाकी चीज़ों को हमने नहीं छेड़ा ना, अभी ना महंगाई को छेड़ा है हमने, ना बेरोज़गारी को छेड़ा है। ज़ाहिरी बात है इतना पैसा आएगा तो उसके और भी असरात मईशत पर मुरतब होंगे। लेकिन फर्स्ट ये, अच्छा ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आए, इसकी जो जिसे आप कहेंगे इसके जो फ्रूट्स हैं, इसका जो फल है वो आम अवाम यानी आपको मिलना चाहिए। वैसे प्रोग्राम तो मेरा अमूमन जो है वह वज़ीर, मुशीर, MNA, सेनेटर, MPA और दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे मुल्क की टॉप ब्रास जिसे आप कहते हैं वर्ल्डी लिहाज से टॉप एचेलॉन्स ऑफ पावर देखते हैं, लेकिन अवाम भी दिख रही है। तो अक्सरियत जो है ये अवाम के पास जाए तो फिर इसका फ़ायदा होगा। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फिर कहाँ आनी चाहिए? इनको आना चाहिए पैदावारी शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। पाकिस्तान में गुंजाइश है। अच्छा मैं आपको जो ना थोड़े थोड़े करके पैसे खपाता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऑफिस से अगर कोई देख रहा हो तो भाई वो नोट्स लेना शुरू कर दे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर वैसे तो शौकत तरीन साहब भी शायद पिछले वज़रा की तरह समझते हो कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन मुझे यकीन है कि अच्छा आदमी लग रहा, मुनासिब, अब तो नौकरी पर लग गया है ना, अब तो हम अच्छा ही बोलेंगे। तो वहाँ से भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी लोग नोट्स लें तो फिर मैं आपको सजेशन देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा जो वाइड पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, वैक्यूम एग्जिस्ट करता है, वो है शोबा तफरी, एंटरटेनमेंट, एक्सकर्शन और इनलैंड टूरिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा। बाहर से कोई आएगा नहीं पाकिस्तान का इमेज बहुत ही ख़राब है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ये भले आप कितने 3-4 गोरों को पकड़ के यूट्यूब पे ले आओ, मुफ्त के कबाब वगैरह खिला के उनसे अच्छी अच्छी बातें करवा लो, पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसके बावजूद कि हम अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन बद से बदनाम बुरा। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान का इमेज तो ख़राब हो गया। लेकिन लोकली हमारे यहाँ बेइंतहा पोटेंशियल है। किसका? पाकिस्तान में तकरीबन, सर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपसे मुखातिब, सर तकरीबन 10 अरब डॉलर तक एंटरटेनमेंट के शोबे पे, तफरीही मुकामात के शोबे में, और बिलखुसूस अगर कोई बड़ा आप थीम पार्क बना लें पाकिस्तान में, एक नहीं बनाए, जाल बिछा दें, तो ये बड़ा फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि 7 फ्लैग्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत नामवर तफरीगाह बनाने वाली, तफरी मुकामात डेवलप करने वाली कंपनी, उससे बात किया जा सकती है। डिज़नी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है एंटरटेनमेंट और तफरी मुकामात तैयार करने में, उनसे बात हो सकती है। इसके अलावा सर आपको अच्छा नहीं लग रहा ये 2 ग्रुप, अगर कोई मसला है पाकिस्तान में, वैसे तो इनके साथ बात होनी चाहिए। अगर ये 2 ग्रुप के अलावा बात करना चाहते हैं तो सर मलेशिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनसे आप बात कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे गंतिंग, जिसे पाकिस्तान में जेंटिंग कहा जाता है, गंतिंग हाईलैंड जो कि हमारे मरी की तरह का तफरी मुकाम है, वहाँ पर उन्होंने बनाया है सर। तकरीबन कोई सर मुझे लगता है ये सर मल्लम जब्बा वगैरह से आगे बढ़ना पड़ेगा सर, हर चीज़ मल्लम जब्बा में नहीं लगा सकते सर हम।
और गवादर मवादर ये सब चीजें सर ये गोरों को अट्रैक्ट नहीं करती ना। गोरों को कुछ नई फिल्म चाहिए सर, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इनको कुछ नया ही चाहिए। अगर इनको आपने लेकर आना है तो एक फर्क स्टोरी दिखानी। पाकिस्तानी तो मासूम से लोग हैं सर, इनको तो हाईवे पे जाके कढ़ाई खिला दें इसी पे खुश हो जाते हैं। वैसे सर पोटेंशियल मौजूद है सर घारो और ठट्ठा में। कराची शहर के जो रिहायशी हैं उनके लिए घारो और ठट्ठा के इलाकों के अंदर अच्छा बड़ा तफरी मुकाम तैयार किया जा सकता है। दूसरा ये कि सर गोरख हिल है, गोरख हिल सिंध के अंदर सर उसको बाकायदा तौर पर सर डेवलप किया जाए। देखिए वो ग्रीनरी व्रीनरी नहीं है सर वहाँ पर ना मरी जैसी, तो उसको बड़ा एफर्ट्स करना पड़ेंगे वहाँ पर। इसलिए बेहतर ये है कि सर वहाँ सिर्फ साइट सीइंग के अलावा जो है ना काम किया जाए। साइट सीइंग के अलावा सर क्या बनाया जाए, थीम पार्क बना दिया जाए। वहाँ पर सर साइट सीइंग कुछ भी नहीं है, पत्थरों को देख के क्या खुशी मिलती है, ये पता नहीं क्या किस टाइप के लोग हैं, ठंडा मौसम पत्थर देख के खुश हो जाते हैं। वो दुनिया के अंदर ये चीज़ें सर नहीं चलती ना। अगर हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी है तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, इसी मौजू को आगे लेकर चलता हूँ। दो और जगह जहाँ पर पैसे खपाए जा सकते हैं वहाँ पर भी बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। तो नाजरीन इस मुतालिक बात हो रही थी और मैं कोशिश ये कर रहा था कि ये मुकालमा जो है ये मैं उन लोगों के साथ करूं कि जिन्होंने फैसले लेने। तो सर ये मैं जो बात कर रहा था ज़ाहिरी बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ और उनसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि सर टूरिज़म के मामले पर वर्क होना चाहिए, लेकिन ये इनलैंड टूरिज़म यानी अंदरूनी तौर पर हमें जो अपने मुल्क के अंदर टूरिज़म तैयार करनी है। अभी तक मैं लेकर पहुँचा था सर गोरख हिल पर, आपको गोरख हिल सिंध का मुकाम है। यहाँ पर ज़ाहिरी बात है ये प्रोविंशियल मैटर है, लेकिन इसके अंदर फेडरल भी जो है वो फंड्स दे सकती है, पैसा दे सकती है। और इसमें क्या बड़ी बात है अगर फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को पैसा दे कि वो डेवलप करे ये एरिया। सर मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर गोरख हिल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाए और इसमें सर पत्थरों को देखने में कोई जॉय नहीं है। मुझे नहीं पता कि बहुत ही लोग कोई फ्रस्ट्रेटेड शख्स होगा जो जाकर खाली तो फ्रीजर में बैठ जाए, फिर अगर सिर्फ ठंडक का मौसम ही चाहिए तो वहां पे कोई चीज ऐसी कोई देखने की है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर देखने की है नहीं, उचाट पहाड़ देखकर कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि उस एरिया को रीडेवलप करें सर, उस एरिया को रीडेवलप करके एक थीम पार्क वहां पर बनाए सर, आला सतह का थीम पार्क, और वो सर वहां पर तैयार किया जाए। आई थिंक कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। बड़ा सर वो खूबसूरत प्रोजेक्ट बन सकता है। ये एक मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया गोरख हिल का, मौसम भी अच्छा है। अच्छा सर मरी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी करना है, लेकिन ये थोड़ा एक इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तौर पर इसको सर पेश किया जाए। मेरा ऐसा ख्याल है कि हाई अल्टीट्यूड पाकिस्तान के अंदर जू मौजूद नहीं, हाई अल्टीट्यूड जू तो सर पहली दफा मतलब मैं कहता हूं दुनिया में भी बहुत कम होंगे। हाई अल्टीट्यूड जू बनाया जाए और उसके साथ में तफरी मुकाम भी बनाया जाए, यानी एक तरह से इको टूरिज्म का वो हिस्सा बन जाएगा। और वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक ये बड़ी मुनफरिद गलियात का इलाका है, सिर्फ मरी की बात नहीं मैं कर रहा सर, और गलियात का इलाका सर दो सूबों के संगम पे है सर। ये पंजाब सूबे को भी सर्व करते हैं, गलियात का एक बेशतर जिसे मैं कहूँगा हिस्सा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है। तो ये सर नथिया गली जाने का आपको भी शौक है सर, लेकिन नथिया गली और मरी के अलावा भी सर गलियात का बहुत बड़ा एक हिस्सा है जिसको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें माहौल को ख़राब नहीं करना। तो हाई ऑल्टीट्यूड जू एंड जिसे आप कहते हैं थीम पार्क। और यहाँ पर सर मैं गुजारिश करूँगा कि पड़ोसी मुल्क चीन से गुजारिश करके पांडा भी वहाँ पर मंगवाया जाए, तो उसको मौसमी कैफियत जो है वो ज़्यादा महसूस नहीं होगी और लोग भी खुशी से जाकर उसे देखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि पांडा एक मुनफरिद जानवर है, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे चिड़ियाघर जो हैं, वैसे इसको कहते हैं चिड़ियाघर हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये जू है और जू के अंदर दीगर जानवर भी रखे जाते हैं। तो सर ये बनाया जा सकता है। और फिर गलियात के अंदर सर एक मुनफरिद मंसूबा और भी शुरू किया जा सकता है, लोग उसे देखने के लिए जाएं। वो ये है कि पाकिस्तान का फर्स्ट एक्सक्लूसिव बोटेनिकल गार्डन सर, क्योंकि आपने बरतानिया में बहुत वक्त गुजारा है सर, तो बरतानिया में आपको पता होगा कि क्यू गार्डन वहाँ का बड़ा ही मशहूर बोटेनिकल गार्डन खत्म हो गई फुटेज में। तो सर ये बेसिकली बात ये है कि ये काम हमें करने हैं सर। अच्छा सर इसके लिए फाइनेंसर मिल जाएगा आपको, मैं बंदा बता देता हूँ आपको, आप राब्ता कर लीजिएगा सर।
इसके लिए सर बंदा आपको मिल जाएगा। बंदा मैं आपको बता रहा हूं, आप आगा खान साहब को आप राब्ता कर लें सर। आगा खान साहब सर चंद बिलियन डॉलर दे देंगे, सारे पैसे वो नहीं देंगे, तो कुछ पैसे आगा खान साहब दे भी देंगे और फिर वो कुछ पैसे सर करवा भी देंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं अंदर की फिल्म। एक ये होगा। दूसरा सर वो पीर बाबा हैं सर, जो सिंध के मंसूबे हैं पीर बाबा कर सकते हैं। उनकी रेपुटेशन तो ख़राब हुई हुई है काफ़ी। वो कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है पीर बाबा ने, और उनका नाम आजकल थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लेकिन सर काम वो बंदा कर सकता है अगर उससे करवाया जाए तो ये एक काम सर हो जाएगा। बलूचिस्तान में भी सर बहुत सारे मुकामात हैं, लोगों ने उसे बहुत एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन बलूचिस्तान की इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी इतनी ठीक नहीं हुई कि मैं आपको कराची के वस्त के अंदर, ये देखें सर बड़ा खूबसूरत इन्होंने बताया। अभी ये देखें कायद आज़म का मज़ार दिखाया है, कायद आज़म का मज़ार है और पुरानी नुमाइश का इलाका है सर। ये सर सियासी जलसों के लिए इस्तेमाल हो सर मुनासिब नहीं है, इसको एक तफरीह मुकाम में कन्वर्ट किया जाए। इससे लायंस एरिया जो कि कराची का इलाका है इसको बहुत सारा सर बूस्ट मिलेगा, सदर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो सर इस सिलसिले में थोड़ी सी वर्किंग की जाए तो ये एक अच्छा काम हो सकता है। और इसके अलावा सर कराची के जो तारीख़ी मुकामात हैं इनको बिलखुसूस अगर इन पे तवज्जो दी जाए, मैं आपको वो बता रहा हूँ सर जहाँ से पैसा आएगा ना, सीधी बात है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कौन लगाएगा। इसके अलावा सर डमलोटी का जो पहले इलाका था, ये डमलोटी की जो वेल्स हैं इनको पहले एक तफरी मुकाम के तौर पर ट्रीट किया जाता था, ये निगलेक्टेड है, इसको रीऑर्गेनाइज किया। कराची की सर बड़ी आबादी है और मैं आपको बताऊं ये क्रेव कर रहे हैं इस वक्त। मेरा ऐसा ख्याल है सिर्फ कराची में जो है ना खालिस सर $5 बिलियन तक एंटरटेनमेंट और ये जो जिसे आप कह सकते हैं थीम पार्क इंडस्ट्री के अंदर सर इन्वेस्टर भी मिल जाएगा, इन्वेस्ट हो भी जाएगा। पूरे कराची में जो है मुट्ठी भर थीम पार्क है सर। ये जो छोटे पार्क है ना सर, ये बिल्कुल किराने की दुकानों की तरह हैं। और आपको पता है जब बड़ा मेगा मॉल बन जाता है तो फिर किराने की दुकानें जो होती हैं उनकी अहमियत कम हो जाती है। इसी तरह अगर बड़ा थीम पार्क कराची में बनाया जाए उससे सर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर मैं वापस आऊंगा तो सर मैं लाहौर का भी आपको बताऊंगा, मुल्तान में बड़ा पोटेंशियल है सर, उसका मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे शहर सियालकोट का बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा पैसा है लोगों के पास, उसका बताऊंगा। और फैसलाबाद और झंग का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सर बनाएं ताकि वहां के लोगों का पैसा भी एंटरटेनमेंट की तरफ जाए। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आज तो लग रहा है पूरा प्रोग्राम ही इसी मौजू पर निकल जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आसानी होनी चाहिए, एयर ट्रैफिक जो है वो खासा ज़्यादा होना चाहिए। हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ग्लोबल एयरपोर्ट्स बने, हब एयरपोर्ट्स बने ताकि आना जाना बड़ा आसान हो। फिर उसके बाद बॉर्डर पे वीज़ाज और वीज़ा ऑन एंट्री हो, फिर मुल्क के अंदर बिल्कुल सिक्योरिटी का भी अमल हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप अर्ली हार्वेस्ट कर सकते हैं। मसलन हमारे नॉर्दर्न एरियाज में आप देखते हैं कि माउंटेनियरिंग के लिए बड़ी डेलीगेशंस आती हैं और हमारे मुल्क में बेशुमार पीक्स हैं, उसके लिए बड़ा काम होता है। तो उसमें सेगमेंट्स भी हैं और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज भी हैं और उसका पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये अमूमन आपने देखा होगा भी गुफ्तगू जो है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड 2 आइलैंड्स इन कराची ओनली, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज देयर आर मेनी आइलैंड्स, स्मॉल वंस, मेनी आइलैंड्स अक्रॉस द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। इन सबको डेवलप किया जा सकता है इन सम काइंड ऑफ रिजॉर्ट। क्योंकि देखें गोरों को जो चीज़ इंप्रेस करती है वो ज़्यादा जो है ना सी साइड एंड बीचेस हैं एंड मोस्ट ऑफ ऑल आवर 4 सीजन्स हैं, ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। मे बी इवन डेजर्ट्स, आई एम नॉट रियली श्योर बट आई हैव सीन दैट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन टूरिज्म इन डेजर्ट्स। तो इस पर भी बड़ी वर्किंग हो सकती है सर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आई थिंक मेरे तक जो बात है ना वो है कि एनवायरनमेंट आप किस किस्म की देते हैं। देखिए एक जमाने में यहाँ पे आपको याद होगा कि एक कसीनो बना था और वो मुकम्मल ही नहीं हो पाया था। और उसका आइडिया ये था कि फॉरेनर्स आएंगे और यहाँ पे वो आके एंटरटेनमेंट के तौर पे कराची आएंगे और उससे फिर पूरी टूरिज्म सेक्टर बनेगा।
लेकिन वो उसको हमारे कल्चर में वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई। इसी तरह जो ये आप बीचेस की बात करते हैं, हमारे पास बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। हमारी कोस्ट लाइन जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं अनस्पॉइल्ड कोस्ट वर्जन बीचेस हैं हमारे पास, और इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और दुनिया में हमने देखा है कि जो भी कोस्ट होती है वो बहुत डेवलप होती है और वहाँ पे टूरिज्म भी होती है, वहाँ पे तजारत भी होती है, वहाँ पे शहर होते हैं। तो हमारी कोस्ट लाइन्स तो बिल्कुल अभी नेचुरल स्टेट में है। अच्छा। तो आई थिंक उनके लिए भी हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक माइंडसेट की। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, बिकॉज मैं हमेशा गुफ्तगू कराची सेंट्रिक करता हूं, लेकिन यू नो आई हैव लिव्ड a portion of my life in Lahore and all my relatives live there. तो I was thinking कि जब आपने कहा कि जहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी और चीज़ें रेडी हों वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करें, और आपको पता है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर बड़ा एंटरटेनमेंट का बड़ा जनाब वो लगता है और लोग आते हैं और वो देखते हैं उसको, फ्लैग होइस्टिंग वगैरह वगैरह। क्लोज टू दैट प्लेस वी हैव लार्ज पीसेज ऑफ लैंड. Why don't we develop something that can in future work for our diplomacy as well? Why don't we develop a theme park or a safari park or a zoo or something like that over there, so that visitors from both sides, when things get better, when this corona thing finishes, then we can share, you know, that place, and we can call them in and they could come in and visit and we could get a lot of money from them. Indians have a lot of money. जी जी, आई मीन आई एग्री विद इट कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। पूरा जो एरिया है वो स्टार्व्ड है इस तरह की एंटरटेनमेंट से और फैमिली एंटरटेनमेंट से, जो कि टूरिज्म की वजह से हो सकती है, और ये डेवलप हो सकता है। और इसके लिए आपको ना सिर्फ गवर्नमेंट की जरूरत है कि वो एनवायरनमेंट सही दे, इसके साथ साथ आपको प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत बड़ी एक जरूरत है कि क्योंकि पूरा आपका जो ट्रैवल का निजाम है। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, बट लेट्स बी वेरी फ्रैंक। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जब आई है उससे पहले इनकी टॉप प्रायोरिटी यही थी कि ये इस सिलसिले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए बड़े स्केल के ऊपर। एज यू कैन रिकॉल, ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी बहुत ज़्यादा इसकी तरफ इंटरेस्ट था। So how can we act like a magnet to bring in foreign investment, not only in this one field, but in so many other areas, because overseas Pakistanis have tremendous amount of money that's lying under their mattresses or in their cupboards, and they don't have them working in some active investment opportunity. How can we act as a magnet to bring that money to Pakistan? देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तकरीबन 40 साल की जंग से निकला है और दहशतगर्दी को हमने जीत गया पाकिस्तान, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत होती रहती है। तो अब वक्त आया है कि हम इन चीज़ों को एक जंप स्टार्ट दें, और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत कलीदी रोल अदा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई है और उनका एक्सपीरियंस है वो, और उनके पास कैपिटल भी है। तो वो तो यहाँ पे आके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है और उनके ऊपर फोकस जो है वो भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसके टारगेट पे ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली हैं, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप ये लोग आना शुरू होंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। 2 इश्यूज थे जिसमें से एक तो हल होता नजर आ रहा है, वो टेररिज्म का, वो खत्म होता जा रहा है। इंशाल्लाह उसको हम बिल्कुल 0 लेवल पे ले आएंगे। और दूसरा है कोरोना का, और कोरोना अगर काबू में रहे, जिस तरह ऑलरेडी हम रीजन में हमारे पे अल्लाह का बहुत करम है, उसको अगर हम काबू में ही रखें और कोरोना खत्म होती है तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बूम आएगा। इस वक्त आई थिंक कि तमाम हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, और उसमें टूरिज्म की जो आप बात कर रहे हैं वो तो बड़ी नंबर 1 अर्ली हैंगिंग फ्रूट है। ये बड़ी अहम आपने बात की, और जाहिर बात है एक चीज़ और थी थोड़ी आपके साथ बेबाकी, इसलिए आपसे पूछ सकता हूँ। Next time when you are going to meet the Prime Minister, I do know that you are now in that high-powered committee that's going to be steering Pakistan's economy in another direction.
what I read. What are going to be things on your plate and what are going to be the things on his plate? जी. आई थिंक इस वक्त तो हमें सबसे बड़ी जरूरत इन्वेस्टमेंट की है, और जिस तरह की आप प्रपोजल से बात कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आके इन्वेस्ट करें, अभी प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया से आए हैं बड़ी सक्सेसफुली, वहाँ पे उन्होंने हुकूमत से भी बात की है लेकिन उनके प्राइवेट सेक्टर से भी इंटरेक्ट किया है, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे बहुत मौके हैं जो पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, चाइना से इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा मौके हैं, इसी तरह यूरोप और अमेरिका। तो इस वक्त पाकिस्तान में पोटेंशियल जो है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो अर्ली रिटर्न्स का वो इन्वेस्टमेंट से है, और इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी, पाकिस्तान में ग्रोथ आएगी, पाकिस्तान में जॉब्स बनेंगी, और ये आई थिंक नंबर 1 चीज है। उसके साथ साथ और एजेंडा बहुत बड़ा है जिसमें रिफॉर्म्स हैं, अदारों को ठीक करना है, एफडीआर को ठीक करना है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी रुकावटें दूर करनी है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना है। तो ऑल राउंड एक किस्म की एजेंडा, रिफॉर्म एजेंडा है जो इम्प्लीमेंट होना है, और उसके लिए अगले 1-2 साल में आपने अचीवमेंट करके दिखानी है ताकि 2023 तक पाकिस्तान की इकॉनमी 6-7% तक ग्रोथ कर रही हो। But what a perception people had derived from whatever transpired was that the organization of that economic advisory council is also not restricted to advisory capacity. Many of the members will also have some kind of executive power. Is there any indication of that sort? I think as the name suggests, it is an economic advisory council, और वो जो भी recommendations होंगी वो फिर गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करेगी, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि उनके पास ये सारी जो एरियाज हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, उसमें 10-12 एरियाज डिफाइन किए गए हैं, उसमें आइडेंटिफाई हो जाए, अर्ली हैंड प्रायोरिटाइज हो जाए सारी चीजें कि कौन सी चीज जो है उसको पहले किया जाए, कौन सी मीडियम टर्म में हो, कौन सी लॉन्ग टर्म में हो, कौन सी चीजें हैं जो इमीडिएटली आप स्टार्ट करेंगे बट रिजल्ट्स उसके लेट आएंगे। तो ये तमाम चीजें एक किस्म की गेम प्लान जो है वो बना के प्राइम मिनिस्टर साहब की सुपरविजन में वो बनेगा और वो इम्प्लीमेंट हुकूमत करेगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन एज ऑलवेज, और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में हमने बात की। ज़ाहिर बात है दी इनिशियल कॉम्पोजिशन विल हैव चेंज्ड ऑफ कोर्स बिकॉज हमाद अजहर साहब वाज आल्सो एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दैट। अब उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, 1 लेस या 1 मोर, क्योंकि शौकत तरीन साहब वाज अ मेंबर ऑफ दैट बट नाउ ही हैज़ बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब उसकी एक्स ऑफिशियो पोजीशन क्या होगी, विल अ न्यू मेंबर बी इंक्लूडेड? तो ये एक चीज़ है जो कि मेरे जहन में है, क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी, आप पता होगा हमाद अजहर साहब बहुत खुश थे उस दिन, उनको लगा होगा कि वो चूँकि उसके नायब हो गए थे तो वो अब मामलात को देख रेख काफ़ी हद तक रखेंगे, लेकिन फिर चूँकि उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया तो अब मेरे ख्याल उनका एक्स ऑफिशियो स्टेटस वहाँ पे है नहीं, ये भी हमें जानना है। शौकत तरीन साहब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का बतौर एक मेंबर हिस्सा थे, अब वो वज़ीर ख़जाना बन गए हैं, तो अब क्या होगा, और अगर उनकी जगह खाली हुई तो उसकी जगह कौन आएगा? ये बहुत अहम सवाल आते हैं जो आगे आने वाले दिनों के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।